हेलो साथियों, ज्ञान खैर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस सेट सीजीएल का चल रहा है और आप सीजीएल का क्वेश्चन लगा रहे होंगे। क्वेश्चन लगाने के बाद आपके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप जरूर हुआ होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कल को अगर बेहतर करना हो तो आज कड़ी मेहनत करना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्त, आज अगर आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, कल का दिन आपके लिए बहुत आराम आने वाला है। मतलब जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम वाला कंसेप्ट माइंड में रखिए। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ही आपको आराम मिलेगा। इसलिए साथियों, कल को बेहतर करने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करना ही पड़ेगा। इसलिए एग्ज़ाम की डेट अब बहुत करीब है, महज गिनती के 8 दिन रह गए हैं। और इन 8 दिन में क्या और कुछ कर सकते हैं क्या? ये 8 दिन, महज 8 दिन बहुत होते हैं यारों। अगर कोशिश और लगन ईमानदारी से की जाए तो एक दिन ही महज काफ़ी है फतह हासिल करने के लिए। लगन, जोश, जुनून देखी जाती है कि आपने कितनी मेहनत, कितनी निष्ठा और कितनी ईमानदारी से चीज़ों को मूल्यांकन किया है और चीज़ों को देखा है। तो आइए हम आपका समय को किल ना करेंगे, सेट की तरफ लेकर के आते हैं। और आज का क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखिए। क्वेश्चन सबसे पहले आप बनाने का प्रयास करेंगे। आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं कहलाती है। मतलब वे जीव है जो पादप भोजन बनाता है, उस पादप से अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे अगर साग सब्जी हम लोग खा रहे हैं, यानी सब्जी जो लिए वो प्लांट्स का भोजन, बनाया हुआ भोजन है, उसको हम इस्तेमाल किए। इसका मतलब हो गया कि हम किसी दूसरे पे निर्भर हैं और उसको हम लोग कहते हैं विषमपोषी या हेटरोट्रॉप्स की बात करेंगे। तो इस प्रकार की जो पोषण होती है ये कहलाता है विषमपोषी, हेटरोट्रॉप्स। तो आपका आंसर जो होगा हेटरोट्रॉप इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए वही बात कर ले हम लोग। प्रकाश पोषी क्या होता है? प्रकाश पोषी मतलब फोटोट्रॉपिक कहला जाता है। ऑटोट्रॉपिक, जिसका जो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए? स्वपोषी। मदद किसके? प्रकाश संश्लेषण के। तो प्रकाश पोषी नहीं, आपका स्वपोषी होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पे आपका आ गया स्वपोषी, जो प्रकाश संश्लेषण के मदद से अपना भोजन तैयार करता है, प्रकाश के उपस्थिति में भोजन तैयार करता है, उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। मृतजीवी, जो सड़े गले मरे हुए चीज को खाता है उसे हम लोग मृतजीवी कहते हैं। जैसे कौवा हो गया, चील हो गया, ये सब आपके मृतजीवी में आ जाता है। इसी में आता है एक परजीवी भी आता है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे के शरीर पे सर्वाइव होता है, जीवित रहता है, उसको हम लोग परजीवी, पैरासाइट कहते हैं। जैसे खटमल हो गया, मच्छर हो गया, आपका ढील हो गया, ये सब आपका परजीवी में आ जाएगा। ठीक है। उसी में आता है क्या, म्यूटुअलिज्म। मतलब क्या होता है ना कि उसको हिंदी में कुछ अलग नाम दिया जाता है। मतलब ऐसा कि आपके बगैर मेरे जिंदगी ना चले और मेरे बगैर आपकी जिंदगी ना चले, इसी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक्स, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होता है। इसका एक एग्जाम्पल, मशहूर एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल लाइकेन। क्या है? लाइकेन जो है अलगी और फंगी के बीच वाला है। अलगी और फंगी के बीच का संबंध है, जिसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। ऐसा क्यों? अलगी का काम है भोजन बनाना और फंगी का काम है भोजन को संग्रहित करना। दोनों से काम ये बना करके रख नहीं सकता है और ये बना नहीं सकता है। इसके लिए इसको रखना जरूरी है इमरजेंसी के लिए, और इसको बनाना जरूरी नहीं, यानी बनाना जरूरी है लेकिन बना नहीं पाएगा क्योंकि फंगी के पास, कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल। कलर चेंज कर लूँ पेन का? चलिए आप कहते हैं तो मैं चेंज ही कर लेता हूँ। ऐसे इरादा तो ना था चेंज करने का, लेकिन आप जब कह रहे हैं तो चेंज कर ही लेते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपका। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 देश नदी का सदिया धुबरी खंड है। मतलब किस नदी का जो है सदिया धुबरी खंड है? तो सदिया और धुबरी एक जगह है। ठीक है, ये आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी की खंड है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की खंड है। वही बात कर ले साथियों की सदिया यानी जो है राष्ट्रीय जलमार्ग NW2 जो है, NW2 की दूरी क्या है? तो आप याद रखिए, सदिया से धुबरी की दूरी, सदिया से धुबरी की दूरी 891 किलोमीटर है। 891 किलोमीटर। ठीक है, चलिए वही अगला प्रश्न आपका आता है। बैडमिंटन में युगल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई होगी कितना होती है?
तो बैडमिंटन जो कोर्ट होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई जो होती है, याद रखिए, लंबाई जो होती है 13.40 मीटर, 13.40 मीटर होती है लंबाई जो होती है, लंबाई 13.40 मीटर। वहीं चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई जो होता है 6.10 मीटर। वहीं जब बैडमिंटन जो खेला जाता है ये डिसाइड कौन करता है कि लंबाई क्या होगी चौड़ाई क्या होगी, तो याद रख लीजिए BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF, ठीक है। वही बात की जब बैडमिंटन खेला होता है तो बीच सेंटर में देखते होंगे नेट लगा होता है, जाली लगा होता है, क्या होता लगा, जाली लगा होता है, ठीक है ना, जाली लगा होता है। तो जाली के अगर पूछा जाएगा कि किनारा में ऊंचाई कितनी होती है और बीच में ऊंचाई कितनी होती है, तो किनारा में जो ऊंचाई होती है, किनारा में, किनारा की ऊंचाई, किनारा की ऊंचाई जो होती है, किनारा की ऊंचाई रखिएगा 1.525 सेंटीमीटर जो मीटर होती है। वहीं जो बीच की जो ऊंचाई होती है 1.54 होती है, कितना होती है, 1 पॉइंट बोलिए, ठीक है 1.555 के लिए, ये बीच वाला जो होता है, बीच का जो ऊंचाई होता है 1.54 मीटर होती है, ठीक है ना, बस 0.01 का डिफरेंसेस होता है, 0.01 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, शिंजो आबे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, यानी किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में रहे शिंजो आबे जिनका है निधन हो जाता है, तो ये जापान के थे। यही पूछा जाए अगर जापान यानी जो है शिंजो आबे किस पार्टी के नेता थे, प्रधानमंत्री तो रहे किस पार्टी के नेता थे, तो ये पार्टी किस पार्टी के नेता थे, तो लिखिएगा पार्टी का नाम, यानी जो शिंजो आबे थे किस पार्टी से संबंध रखते थे, तो पार्टी का नाम लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, इस पार्टी से ये संबंध थे, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर थी, यानी जिसमें नकारात्मक वृद्धि दर का ये मतलब हुआ कि जितना जन्म दर था उतना ही मृत्यु दर भी था, यानी जो हमारा बच्चे जन्म ले रहे थे और मर रहे थे, जन्म ले रहे थे मर रहे थे, इसमें स्टे नहीं हो पा रहा था, उसी जो है जनसंख्या दर को या उसी दशक को जो है ऋणात्मक या नकारात्मक वृद्धि बताया गया। तो ये आपका था 1911 से 1921, इसी को बोला था महान ह्रास दशक, महान ह्रास दशक, ठीक है, महान ह्रास दशक के भी नाम से जाना जाता है। वहीं पे एक प्रश्न बना जाता है, प्रश्न बन सकता है, क्या प्रश्न बनेगा कि वो कौन सा दशक था जिसको स्थिर जनसंख्या दशक के नाम से जाना गया, स्थिर, तो स्थिर है स्थिर जनसंख्या दशक के नाम से जाना गया आपका 1921 से 1951। वहीं अगर बात कर लिया जाए आपसे, क्या पूछा जाए कि महान विस्फोटक जो है, विस्फोटक दशक कौन था, यानी सबसे ज्यादा वृद्धि दर किस दशक को देखने को मिला, तो याद रखिए महान विस्फोटक दशक जो है, विस्फोटक दशक यानी उस जनसंख्या यानी उस वृद्धि दर को या उस दशक को जो है विस्फोटक दशक के नाम से जाना गया, विस्फोटक दशक, विस्फोटक दशक ये आपका था 1951 से, ठीक है, 1981 तक, ये महान विस्फोटक दशक था, इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिला था, ठीक है। चलिए तो इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की, तो नियंत्रण की दोहरी प्रणाली जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1783 थी, क्या थी, पिट्स इंडिया एक्ट 1783, ठीक है। वही बात कर ले कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम, ये क्या था 1919, ये था आपका भारत यानी भारतीयों का प्रशासन में
प्रतिनिधित्व का अधिकार देने था, तो इसको लिख लीजिए आप, क्या लिखिएगा, भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व, ठीक है ना, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था, सुनिश्चित करना था। ठीक है, चलिए वहीं आपसे बात किया जाए कि चार्टर अधिनियम 1793 क्या था, तो यानी चार्टर अधिनियम 1793 था क्या, भारत में शासन ईस्ट इंडिया कंपनी की रहेगी, भारत में शासन ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी की रहेगी। वही बात कर ले कि चार्टर अधिनियम 1813 क्या था, तो चार्टर अधिनियम जो है ये रिन्यूअल हुआ था 20 वर्षों के लिए, और इसमें जो वाणिज्यिक अधिकार था, कॉमर्शियल अधिकार था, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी सारे चीज को स्थगित किया गया था, समाप्त किया गया था। तो लिख सकते हैं 20 वर्षों के लिए नवीनीकरण, 20 वर्षों के लिए। बस क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए, इतना पढ़ लीजिए बस, नवीनीकरण, चाय और चीन के साथ के व्यापार छोड़ करके बाकी सारे व्यापार को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। जा करके छोड़ के किसको, चाय और चीन के साथ व्यापार कायम रखा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं लेकर के। पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले बलों को कहा जाता है, तो पृथ्वी के सतह पर जो कार्य करती है बल, उसको हम लोग कहते हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात बल होता क्या है, तो पृथ्वी के बाहरी सतह से शक्ति को क्या करता है, प्राप्त करता है, उसी को हम लोग बहिर्जात बल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी थोड़ा जान लीजिए, यानी बहिर्जात बल है क्या, पृथ्वी की बाहरी सतह से शक्ति को प्राप्त करने को ही हम लोग बहिर्जात बल कहते हैं। ठीक है, चलिए घर्षण बल जान ही रहे, फ्रिक्शन बल, जब भी हम लोग और आप चलते हैं, फ्रिक्शन बल ही जिम्मेदार है आपको चलाने के लिए, हमको चलाने के लिए। अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो खड़ा करने के पीछे भी फ्रिक्शन का ही कमाल है कि मैं खड़ा हो पा रहा हूं, नहीं तो क्या हो जाता, स्लाइडिंग करके स्लिप मार देते। अंतर्जात बल, अंतर्जात बल होता है क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी एक मोलिकुल के अंदर ही अंदर की ओर जब जो बल लगता है, कोई फोर्स लगता है, उसी को हम लोग अंतर्जात बल कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि आखिर वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करता है, वाटर बना हुआ है, तो आखिर दोनों गैस है, दोनों गैस होने के बाद रुका हुआ कैसे है, तो दोनों के बीच के अंदर यानी अंदरे अंदरे इंटरमोलिकुलर, यानी दोनों मोलिकुल के बीच एक फोर्स लग रही है, उसी को हम लोग कहते हैं अंतर्जात बल। यानी आंतरिक रूप से, इंटरनली रूप से जब फोर्स एक्ट होता है, जब फोर्स लगती है, उसी को हम लोग कहते हैं अंतर्जात बल। पारंपरिक बल ट्रेडिशनल फोर्स है, व्यापार के लिए आप इस्तेमाल करिए। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का अर्थ क्या होता था, जीवीए का अर्थ जो होता है योजित सकल मूल्य, ये जीवीए का फुल फॉर्म यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड आपका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में करेंगे योजित सकल मूल्य, एकदम समझिए जटिल हिंदी है ना, इंग्लिश कितना आसान लगा बोलने में, ग्रॉस वैल्यू एडेड ये चीज आ गया, वहीं पे हिंदी योजित सकल मूल्य, एकदम जटिल नाम है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग लेकर आते हैं। प्रसिद्ध उपन्यासों में से कौन सा भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया है, तो आर के नारायण द्वारा कौन सा जो है उपन्यास है जो लिखा है, बताइए। द डार्क रूम आर के नारायण द्वारा लिखा हुआ है, द डार्क रूम। वही बात कर ले, द स्वीट बेल बॉय किसके द्वारा लिखा गया, यानी द स्वीट बेल बॉय है, द स्वीट बेल बॉय जो है ये लिखा गया किसके द्वारा, बताइए, विक्रम सेठ के द्वारा, विक्रम सेठ के द्वारा। वही बात कर ले हम लोग अनएक्सटम्ड अर्थ, अनएक्सटम्ड अर्थ ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया झम्पी लहरी, झम्पी बम्पी लहरी, झम्पी लहरी, झम्पी लहरी। वही बात करें हाफ गर्लफ्रेंड, तो हाफ गर्लफ्रेंड किसके द्वारा लिखा गया है, हाफ गर्लफ्रेंड बिल्कुल चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। ये तो याद ही है आपको, आपके पास गर्लफ्रेंड है कि हाफ गर्लफ्रेंड है, तो हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि यानी गर्लफ्रेंड और हाफ गर्लफ्रेंड में क्या अंतर होता है। आपको समझ में यदि आए तो कमेंट करके बताइए। अच्छा, यहाँ पे उपस्थित शुभम को पता है कि हाफ गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में, बताओ बताओ आप क्या होता है। आप तक आवाज़ नहीं जाएगी, आप
इतना उतावले सुनने को नहीं होइए, क्योंकि वो जो बोलेंगे वो आपको आवाज़ नहीं मिलेगा, वो सिर्फ मैं सुन पाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए कि क्या बोल रहा है आगे। आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताओगे कि गर्लफ्रेंड और हाफ गर्लफ्रेंड में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट गर्लफ्रेंड एंड हाफ गर्लफ्रेंड, राइट। चलो ठीक है, तो ये सारे के सारे को आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है नवरोज या नवरोज का त्यौहार किस समुदाय के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो है नवरोज प्रथा जो है ये पारसियों में प्रसिद्ध है, और पारसियों के लिए पारसियों मनाते हैं, तो ये याद रखिए आप, पारसी के लिए। वही बात कर ले बौद्ध का, तो बौद्ध का जो है थेरवाद के नाम से नववर्ष मनाया जाता है। थेरवाद ये आपको अप्रैल माह में जो होता है उसको, जो यानी एक बुध पूर्णिमा के समय यानी जो है 2-3 दिन तक जो है मनाया जाता है, उसको हम लोग थेरवाद कहते हैं बौद्ध में। बाकी सब में कोई अलग चीज़ नहीं है, लेकिन बौद्ध का आप थोड़ा सा एक लिख लीजिए, इसको जो है नव वर्ष के रूप में थेरवाद के नाम से जाना जाता है। ये मनाया कब जाता है, अप्रैल माह में, पूर्णिमा के 2-3 दिन बाद अप्रैल माह में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार में सबसे आगे रहा है, तो उत्तर प्रदेश सबसे पहला था। वही लिख लीजिए कुछ और 4 देश कम से कम एटलीस्ट नाम लिख लीजिए जो जनसंख्या के आधार पे है हमारा, तो लिख लीजिए ऑर्डर जनसंख्या के आधार पे। पहले था उत्तर प्रदेश, पहला उत्तर प्रदेश, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आ जाए महाराष्ट्र, MH लिख देते हैं महाराष्ट्र, की पूरा लिख दे महाराष्ट्र, नहीं पूरे लिख देते, बाद में फिर जब PDF पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है आपका बिहार, चौथा है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, ये था जनसंख्या के आधार पे, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है पहले नंबर पे आएगा आपका राजस्थान, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो थोड़ा इसको ले लीजिए, एटलीस्ट ये सारी चीज़ें क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत मदद दे देती है, तो ठीक है, तो इसको आप ले लीजिए। आइए अगला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है, यानी कोशिका का 3 मुख्य भाग होता है, कौन कौन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा पहले एक चार्ट बना लीजिए, बीच में लिखिए कोशिका, इसके 3 भाग होते हैं, 3 भाग को पहले दर्शा दीजिए। एक होता है कोशिका दर्भ, कोशिका दर्भ, और एक होता है कोशिका झिल्ली, और एक होता है कोशिका झिल्ली, और एक होता है नाभिक। 3 होता है, तीनों लिख लीजिए। नाभिक या केंद्रक, जो आपको अच्छा लगे कहिए, सुंदर सुंदर बोलना है आपको, बस इतना तो याद रखना है कि हमको सिलेक्शन लेना है। अब देखिए, अब तो ऑप्शन बन गया होगा, रिक्तिका जो है ये कोशिका का भाग नहीं है, ठीक है। चलिए ये चीज़ें, बाकी इसी चीज़ के अंदर, अब जब इसके अंदर पाया जाएगा तो जाकर के उसके बाद आएगा फूड वैक्यूल्स, कोशिका अंग आएगा, ठीक है। चलिए वही बात कर ले, आपको निकालना है सीजीएल, तो सीजीएल में इतना डेप्थ में ना पूछ करके पूछ देता है कि कोशिका की खोज किसने किया, नाभिक का खोज किसने किया, कोशिका द्रव्य की खोज किसने किया। तो इसकी बात थोड़ा लिख लीजिए। आपसे अगर पूछा जाए कोशिका झिल्ली का खोज किसने किया, तो लिख लीजिए कोशिका झिल्ली जो है सेल मेम्ब्रेन का खोज किसने किया है, बोलिए। सेल मेम्ब्रेन का जो है खोज अर्नेस्ट ओवरटन ने किया था। नाम तो इतना जटिल है ना, अर्नेस्ट ओवरटन, ओवरटन। वही बात कर लिया जाए कि कोशिका की खोज किसने किया, तो बिल्कुल आप तो एकदम बता ही दीजिएगा आंसर, रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ही ने
कोशिका द्रव्य का भी खोज किया, यानी इसका भी खोज करने वाला रॉबर्ट हुक ही है। केंद्रक की बात करिए तो केंद्रक के नाम है रॉबर्ट, और हुक के जगह लगा दीजिएगा ब्राउन। ठीक है, नाम है रॉबर्ट और हुक के जगह लगा दीजिए ब्राउन, यानी केंद्र का खोज करने वाला रॉबर्ट ब्राउन है। कोशिका का खोज करने वाला रॉबर्ट हुक है। कोशिका द्रव्य की खोज करने वाला भी रॉबर्ट हुक है। कोशिका झिल्ली का खोज करने वाला अर्नेस्ट है ना, ओवरटन है। नाम बहुत हेवी है, तो बस याद रखिए। आइए अगला प्रश्न। पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय वादक थे, किसका? तबला का। बिल्कुल आपका आंसर सही है, कि इसका मतलब है कि आप दिए गए जो वीडियो हमने दिया था शास्त्रीय नृत्य पे, पूरा पढ़ लिए हो आप, इसी वजह से आप करेक्ट आंसर कर पा रहे हो। बस हम उन साथियों तक भी ये बात बताना चाहते हैं कि आप भी थोड़ा एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। देखने के बाद शायद शास्त्रीय नृत्य से जो है क्वेश्चन गलती न हो पाएगा, ये मान के मैं चलता हूँ। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आपका आता है। मल्लिका साराभाई को वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला, तो आपको मिला यानी जो है पद्म भूषण से मिलता है। क्या मिलता है? पद्म भूषण। वही बात कर लिया जाएगा कि मल्लिका साराभाई कौन थे। तो मल्लिका साराभाई जो है ये शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते थे। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य से संबंध है। कौन कौन? तो आप जानते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलिए? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, दोनों से इनका संबंध रहा है। भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका आता है। वायसराय कर्जन ने डैश बंगाल का विभाजन किया, यानी बंगाल का विभाजन किस वर्ष होती है? तो बंगाल का विभाजन 1905 में होती है। कौन करता है? लॉर्ड कर्जन करता है। क्या उद्देश्य रहते हैं? यानी जो है बंगाल को पश्चिमी और पूर्वी बंगाल में बांट दिया जाता है, और मुसलमानों और हिंदू के प्रति एक जो है बीज बो देता है, जिसके बीच में जो है क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच जो है नफरत सा हो जाता है। और जब उस समय आज़ाद भारत नहीं होकर रहता है, अगर इस तरह की क्रूरता अगर कायम रहता लंबे समय तक, तो शायद देश आज़ाद नहीं हो पाता। तो यही अंग्रेज की पॉलिसी थी, फूट डालो और राज करो। ठीक है, कमजोर करी को पकड़ो और उस पर क्या करो, नमक छिड़क दो, वो अपने आप उस जख्म के पीछे तबाह हो जाएगा। न जख्म भरेंगे और न लोग एक साथ होंगे। ये नीति थी अंग्रेजों की, लॉर्ड कर्जन की। लेकिन हमारे समझदार लोग, हमारे समझदार भाई, जिन्होंने इस पीड़ा, इस दर्द को समझा और एकजुट हो गए, एक प्लेटफॉर्म में हो गए, यानी समय से पहले ही जान लिए कि आखिर इसकी पॉलिसी हम दोनों भाइयों को आपस में लड़ा रहा है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सब आपस में है भाई भाई। ये बात लोगों ने समझा और समझ करके देश की आज़ादी दिलाने के पीछे लग गए। और जहाँ कहीं कहीं रहीम फांसी पे चल रहा है, तो कहीं जो है श्याम फांसी पे चल रहा है, कहीं बलविंदर सिंह फांसी पे चल रहा है, तो कहीं सुखविंदर जैन फांसी पे चल रहा है। मतलब ये इस तरह की नीति थी, लोगों में एकजुटता हो गया कि जान देनी पड़े तो दे दिया जाए, लेकिन देश को आज़ाद कराना है। क्योंकि उनको पता था कि आने वाला पीढ़ी तभी आराम पे रहेगा जब हम आज कष्ट झेलेंगे, और कष्ट दे करके लोगों के आने वाले पीढ़ी को हम गुलाम की ज़िंदगी देना नहीं चाहते हैं। वो एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रह करके ज़िंदगी गुजारे। तो ये बात जो है भगत सिंह भी समझे, ठीक, मौलाना आज़ाद भी समझे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी समझे, मदन मोहन मालवीय भी समझे, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले जी भी समझे, एनी बेसेंट भी, सारी चीज़ें, यानी जितने भी देशभक्त रहे सारे के सारे लोग जो है आज़ाद दिलाने के पीछे अहम किरदार रोल निभाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पृथ्वीराज तृतीय ने डैश में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया, किस वर्ष हराया? तो ये 1151 में। इस युद्ध को जो है तराइन युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तराइन का युद्ध। तो यानी तराइन का युद्ध कब हुआ? तराइन का युद्ध जो है 1191 में होता। इतिहास में तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आता है। पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, जिसको आम्र वर्षा कहते हैं। तो आम्र वर्षा पश्चिम बंगाल में जो है काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो आपका ये आंसर ये हो जाएगा। आम्र वर्षा केरल है ना, केरल के लिए, यानी जो है समझिए क्या कहते हैं उसको, आम फलों को पकाने, आम को पकाने के लिए बहुत कारगर
और प्रसिद्ध वर्षा माना जाती है आम्र वर्षा। आम को पकाने के लिए इसलिए इसको आम्र वर्षा कहा गया। लोहे पे जस्ता का परत जमा करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो लोहे पे जस्ता जब चढ़ती है तो उसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। आपका आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नाटी जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश, और अगर उत्तराखंड होता तो उत्तराखंड का भी है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ लिख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भी है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक मान स्ट्रोक नहीं है? तो प्रतियोगिता का जो है मान स्ट्रोक बैक स्ट्रोक जो होता है ये नहीं है। तो आप बाकी ब्रेस्ट स्ट्रोक है, फ्रंट स्ट्रोक है, लेग स्ट्रोक है, बैक स्ट्रोक नहीं है। और आपसे पूछा नहीं, तो नहीं की तुलना नहीं से, और आपका सही आंसर होता हुआ नजर आ रहा बैक स्ट्रोक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका आता है कि समृद्धि 2022-23 दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नगर निगम के राजस्व को मजबूत करना और बढ़ाना के तहत लोग आवासीय संपत्तियों के लिए पिछले वर्षों के वर्तमान और लंबित कर की केवल मूल राशि का भुगतान करने में सक्षम होंगे। तो ये था आपका पांच इसका जो है सटीक आंसर और सही आंसर है। ठीक है, 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। ठीक है, चलिए सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 4 डैश प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 में जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न, भारत में कृषि जनगणना डैश के अंतराल में आयोजित की जाती है? तो भारत में कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष पे आयोजित की जाती है, और आपका आंसर 5 वर्ष है क्या? बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध लोक संगीत हेकुलाउ का मूल किस राज्य से है? तो हेकुलाउ जो है ये तमिलनाडु से है। कहां से? तमिलनाडु से है, जनजातीय नृत्य है। ठीक है, आइए प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है अरुंधति रॉय लिखे, और बाकी जो है विक्रम सेठ का उपन्यास का नाम बताइएगा थोड़ा कमेंट करके, थोड़ा जरूर आंसर करिए। एक भी आज तक मैंने जितना भी क्वेश्चन छोड़ा हूं कमेंट करके, अभी तक आपने एक भी कमेंट का आंसर नहीं किया है, यानी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कमेंट के रूप में आंसर नहीं किया है। पता नहीं आपके माइंड में क्या चल रही है, आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या इफेक्टिव चीज़ों का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये आप ही है। देखिए एक चैनल ऐसा है जो बकवास कर करके आगे बढ़ गया है, और एक चैनल ऐसा है जो मेहनत ईमानदारी निष्ठा से पढ़ा रही है, वो बहुत डाउन में है, नीचे है। ये ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को लाइक करते हो, किस चीज़ को पसंद करते हो। डज नॉट मैटर, मेरा काम है सही चीज़ों, ये हम व्यूअर और लोगों पे नहीं जाते कि हमारे चैनल को कितने लोग देख रहे हैं, कितने व्यूअर हैं। डज नॉट मैटर, ये चीज़ें देखिए आप करते चले जाइए। गांधी जी को क्या पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अंग्रेज को छोड़ के जाना पड़ेगा? उन्होंने शुरू ही किया नमक आंदोलन से। क्यों नमक आंदोलन? क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि नमक की कीमत क्या है, खाक है, कम है, उस कम ही अंग्रेजों को भगाने पे मजबूर कर दिया है। तो चीज़ न व्यूअर देखिए, नहीं आपको देखना है चैनल के बारे में, नहीं कंटेंट कौन दे रहा है, बस वहाँ से वो चीज़ आप हासिल कर लीजिए। जो चीज़ आपको अच्छा लगे उसे स्वीकार करिए, और नहीं तो भीड़ का हिस्सा, आपकी मर्जी, जहाँ पे जाएं कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल जो स्टेट कराती है, जो क्वेश्चन है बिल्कुल सटीक और अच्छी क्वेश्चन है। आपको अच्छा लगे तो जरूर देखिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, नहीं अच्छा लगे तो वहीं पे क्लोज करिए। टाइम को बर्बाद नहीं करना, टाइम को बर्बाद करने से सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होने वाला है। कल बेहतर चाहते हैं तो आज अपने आप में मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप पे बहुत मेहनत करने की प्रयास करनी पड़ेगी, और अपने आप को जब परिपूर्ण रूप से मेहनत करेंगे तभी जाकर के कल फतह हासिल करेंगे, परचम लहराएंगे। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल आपकी अच्छी सफलता यानी सफलता की कामना करता है। आप जहां भी रहें खुश रहें, मंगलमय आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।